तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले सीसीटीवी कैमरे की एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। अलग अलग कैमरे से अलग अलग एंगल में ये तस्वीर है। तस्वीर रात की है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक मोटरसाइकिल, एक बाइक जो है वो गुजर रही है हर कैमरे से अलग अलग एंगल से, और बहुत साफ कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसी सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर को जब पुलिस ने इनलार्ज किया, जूम करके देखा, क्लियर करके देखा, तो तस्वीर कुछ यूँ थी कि इस एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठे हैं। अब आप कहेंगे 3 लोगों का बैठना कौन सा अटपटा है। हाँ, ट्रैफिक रूल के वायलेशन ज़रूरी है, क्योंकि नियम के हिसाब से बाइक पर 2 ही लोग बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 हैं बस। बाकी कोई अटपटा नहीं, क्योंकि अपने देश में ऐसी तस्वीर हर जगह दिख जाती है। लेकिन ये अटपटा 3 लोगों का बैठना नहीं, कहानी है इसकी अटपटी। आगे जो बैठा हुआ है, जो इस वक्त बाइक चला रहा है, इस शख्स का नाम है सुरेश। सबसे पीछे जो बैठी है इस मोटरसाइकिल पर, उसका नाम है रवीना। और बीच में जो शख्स बैठा है उसका नाम है प्रवीण। प्रवीण और रवीना पति पत्नी है, और जो बाइक चला रहा है सुरेश, वो रवीना का बॉयफ्रेंड है। दोनों में इश्क। तो बॉयफ्रेंड बाइक चला रहा है, सबसे पीछे पत्नी बैठी है और बीच में पति। लेकिन पति जिंदा नहीं है, बल्कि पत्नी अपने पति की लाश को बीच में बिठाकर चादर से ढककर और गुजर रही है। और यही सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर इस पत्नी और उसके प्रेमी का सारा भांडा फोड़ देती है। फिर दोनों पकड़े जाते हैं और एक कत्ल का खुलासा होता है। हरियाणा के भिवानी का ये मामला है। भिवानी एक बहुत ही मशहूर जगह है। होता यह है कि रवीना और प्रवीण, जिनकी शादी को 8 साल हो गए थे, इनको एक बेटा है। रवीना को सोशल मीडिया पर मशहूर होने का शौक़ था। वो काफ़ी रील बनाती थी, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहानियाँ, सब कुछ। इसी रील बनाने के दौरान उसकी मुलाकात एक और नौजवान से हुई जिसका नाम सुरेश है। वो भी रील बनाता था। फिर दोनों इसी सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्त बने। फिर दोस्ती के बाद प्यार हो गया। पर दिक्कत ये थी कि दोनों शादीशुदा थे। अब इधर रवीना का इस तरह रील बनाना और रील बनाने के लिए कई दिन तक घर के बाहर रहना उसके पति प्रवीण को पसंद नहीं था। फिर अचानक 25 मार्च को एक रोज़ प्रवीण गायब हो जाता है। घर वाले ढूंढते हैं। 25 मार्च को ही अपना रवीना भी कहीं चली गई थी। अक्सर वो जाती रहती थी, तो किसी को कोई डाउट भी नहीं हुआ। लेकिन सब ढूंढ रहे हैं, कोई पता नहीं। फिर ये लगा कहीं चला गया। 29 मार्च यानी कि प्रवीण के गुम होने के 4 दिन के बाद भिवानी के लोकल न्यूज़पेपर में एक लावारिस लाश की खबर छपती है कि एक नाले से एक लाश बरामद हुई है। लाश ने जो कपड़े पहन रखे थे उसका हुलिया था उसमें। घर वालों ने यह खबर पढ़ी तो उन्हें लगा कि कहीं ये प्रवीण तो नहीं है। मुर्दा घर पहुंचे तो वाकई वो प्रवीण की लाश थी। अब पुलिस ने फिर पोस्टमार्टम कराया। पता चला गला घोंट कर मारा गया था, यानी केस मर्डर का था। अब पुलिस तफ्तीश करती है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगता। इस दौरान में तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि 25 मार्च को ही रवीना कई दिनों बाद घर लौटी थी। घर लौटी और उसी दिन गायब हो जाना। अब इन दोनों को, कड़ियों को जोड़ ये पुलिस तो सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी प्रवीण और रवीना के घर की। तो एक अजीब चीज़ पता चली। 25 मार्च को रवीना जब घर में आ रही है उसकी तस्वीर तो है, लेकिन फिर उसके बाद 25 मार्च की रात 26 उसके घर से निकलने की कोई तस्वीर नहीं है। पुलिस ने कहा ये कैसे हो सकता, 25 को आई, 25 को चली भी गई, लेकिन सीसीटीवी में कहीं कैद नहीं हुई। तब पुलिस ने फिर और बारीकी से ढूंढना शुरू किया। तब ये सीसीटीवी कैमरा पुलिस के हाथ लगा, जिसमें रात के वक्त करीब 1 बजे एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग जा रहे हैं। और जब उसको फिर क्लियर, इनलार्ज, जूम करके देखा गया तो पता चला असल में उस मोटरसाइकिल पर पीछे रवीना बैठी थी। इसके बाद रवीना को पकड़ा जाता है, सुरेश को पकड़ा जाता है। फिर दोनों खुलासा करते हैं। 25 मार्च को जब रवीना घर लौटी तो प्रवीण के साथ झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बाद प्रवीण सो गया। रवीना ने अपने प्रेमी सुरेश को फ़ोन किया, घर बुलाया और कहा इससे पीछा छुड़ाओ। इसके बाद रवीना ने हाथ पैर पकड़े, सुरेश ने गला घोटा और प्रवीण को मार डाला। मारने के बाद अब ये लाश का क्या करें, तो फिर लाश को चादर उड़ाया गया। फिर उसको उठाया गया, बाइक में बीच में रखा गया। पीछे बैठकर पत्नी रवीना उस लाश को पकड़े हुई थी। प्रेमी सुरेश बाइक चला रहा था। फिर दूर सुनसान जगह पर एक जगह गंदा नाला था, वहाँ ले जाकर उन्होंने लाश फेंक दी और दोनों भिवानी से निकल गए।
फिर 29 मार्च को ये खबर छपी थी, 27 मार्च को रवीना लौट आई थी, क्योंकि उसे भी पता था कि फ़ोन आ रहा था, भाई प्रवीण गायब है, कहाँ है, तुम्हें कुछ पता है। तो वापस आई खुद पुलिस स्टेशन, वो भी जा रही है अपने फैमिली के साथ ढूंढने के लिए कि मैं देखो मैं अपने पति के लिए कितनी चिंतित हूँ। लेकिन असली कहानी ये थी, एक और पत्नी के हाथों एक और पति का कत्ल, ये भिवानी की कहानी थी। अब आइए आज आपको वही कहानी सुनाता हूँ जिसके बारे में शुरू में कहा था। ड्रम वाली मुस्कान की कहानी तो सोशल मीडिया पर कितने दिनों तक चली। मुस्कान और साहिल की तस्वीरें कितनी चली, हम सभी ने देखा, लोग देखते रहे, उसमें मीम्स बने, बल्कि मजाक बना। कई पतियों ने तो पुलिस थाने में जाकर शिकायत कर दी, मेरे घर में ड्रम है, सीमेंट की बोरियां निकालो। इसी मुस्कान के घर जो मेरठ में जहाँ वो रहती थी उससे 35 किलोमीटर दूर एक जगह है बहसूमा। इस बहसूमा से एक वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो वायरल हुआ 13 अप्रैल को, अभी 4 दिन पहले। अब ये वायरल क्यों हुआ? आजकल छोटी छोटी चीज़ें वायरल हो जाती हैं। वायरल ये हुआ कि एक चारपाई पर शख्स सो रहा है और उसके बराबर में उसके जिस्म के से लिपटा हुआ या कमर के पास एक सांप है। अब ये सोशल मीडिया पे तस्वीर आई, उसके बाद फिर खबर आई कि एक सांप ने एक शख्स को 10 बार डसा और उसको मार डाला। अब ये वायरल खूब हुआ, 2-3 दिन तक चलता रहा। 13 तारीख को ये खबर आई, ये तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया पर, और 16 की शाम आते आते पूरी कहानी बदल गई। फिर ये कहानी मुस्कान और साहिल पार्ट 2 जैसी ही निकली। फ़र्क इतना था कि मुस्कान ने नीले ड्रम का इस्तेमाल किया था, यहाँ इस कहानी में नीले जहर का इस्तेमाल किया गया। ये कहानी अब तक यही था कि एक सांप के डसने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। अब जिस शख्स की मौत हुई, असल में उसका नाम है अमित। अमित इसी मेरठ से 35 किलोमीटर दूर रहता है, टाइल्स लगाने का काम करता है। 8 साल पहले उसकी शादी हुई, शादी उसकी रविता से हुई। दोनों के 3 बच्चे, एक बेटा और 2 बेटी। जिंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 12 तारीख को अचानक रात को जब वो सोया और 13 की सुबह उठा तो वो मुर्दा, पता चला सांप ने डस लिया, और सांप गवाह बैठा हुआ है लाश के साथ। खैर बात पुलिस तक पहुंची, चूंकि अननेचुरल डेथ थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, और अब इसमें तस्वीर चूंकि साफ थी सांप के बैठे हुए लाश के साथ, तो कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं। 2-3 दिन बीत गए। 16 अप्रैल को यानी कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई शाम के 4 बजे। जैसे ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरठ पुलिस को मिली, उनका दिमाग चकरा गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि सांप ने अमित को डसा जरूर है, लेकिन अमित की मौत सांप के डसने या सांप के जहर से हुई ही नहीं है। तो फिर कैसे हुई है? तो उसमें लिखा था कि अमित की मौत गला घोटने से हुई। अब जो कहानी 3 दिन तक वायरल है, एक सांप 10-10 बार, गिनती भी लोगों ने बता दी, 10 बार डसा, 8 बार डसा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट अचानक सारी कहानी पलट रही है, कह रही है कि भाई सांप के डसने से नहीं, गला घोटने से हुई। अब सवाल ये कि अब तक जो सांप बेचारा बदनाम हो गया कातिल के तौर पर, अब सांप तो अमित का गला घोटेगा नहीं। फिर दूसरा, जब भी कोई जहरीला सांप किसी को काटता है तो इंसान के शरीर का रंग बदलता है। कभी होठ के रंग नीले हो जाते हैं, नाखून हो जाते हैं, शरीर के किसी भी अंग का नीला हो जाता है। लेकिन यह हैरत की बात यह थी कि अमित का पूरा जिस्म कहीं से भी नीला नहीं हुआ था। तो इसका मतलब है कि जहर उसके जिस्म तक पहुंचा नहीं था। तो फिर अमित का गला घोटने वाला कौन, अगर सांप नहीं तो? अब पुलिस ये तफ्तीश कर रही थी और पता करने की कोशिश कर रही थी। तो जब तफ्तीश हुई तो डॉक्टरों ने जो अपनी रिपोर्ट दी पुलिस को, और डॉक्टरों ने जो बताया उसके हिसाब से कहानी आई। कहानी है कि कातिल ने बड़ी चालाकी से अमित का कत्ल किया। उसने प्लान बनाया कि उसको सांप से डसवा कर मारेंगे, लगेगा नेचुरल डेथ है, हादसा हो गया, सांप ने डसा। लेकिन कातिल से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। चूक ये कि सांप ने अमित को डसा जरूर था, लेकिन तब जब वो मर चुका था। अब एक मुर्दा और जिंदा इंसान में ये फर्क होता है कि जिंदा इंसान का लहू रगों में दौड़ता है, खून आपका रवानगी के साथ दौड़ता है।
एक मुर्दे आदमी के जिस्म का खून रगों में दौड़ता नहीं है, ठहर जाता है, जम जाता है। तो इसीलिए पोस्टमार्टम में दो चीज़ें आती है, एक एंटीमार्टम और एक पोस्टमार्टम। एंटीमार्टम मतलब ये कि मौत से पहले के जख्म, चोट, और पोस्टमार्टम ये कि मरने के बाद के कोई जख्म या चोट। अब यहाँ एक इंसान जो मरा है, सांप उसके बाद काट रहा है, तो जब जिस्म ठंडा है, लहू रगों में दौड़ नहीं रहा है, तो अगर वो सांप जहरीला भी है तो उसके जहर का असर उस इंसान पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहले ही से मुर्दा है, मर चुका है। तो फिर मर चुका है तो जहर कहाँ से फैलेगा। कातिलों को ये बात पता नहीं थी। उन्हें लगा कि सांप से डसवाएंगे, उसके बाद ये होगा और गला भी घोंट देंगे, तो पता चलने का यही चलेगा कि सांप ने डसा है और उसी की वजह से मौत हुई है। तो अब ये सारे सवाल के जवाब मिल गए कि सांप ने तो मारा नहीं, सांप खामखा बदनाम हो रहा है, कातिल तो इंसान है, पर कौन है। अब पुलिस इसकी तफ्तीश करती है। जब तफ्तीश करती है तो पूछताछ के दौरान एक कहानी सामने आती है। कहानी ये सामने आती है कि रविता नाम की इस महिला की शादी अमित से 8 साल पहले हुई थी। दोनों के 3 बच्चे थे, जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। 7 साल तक दोनों के घर में मतलब सब कुछ ठीक था, खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अमित टाइल्स लगाने का काम करता था, लेकिन 2024 में अचानक इस घर पर नज़र लग जाती है अमरदीप नाम के एक नौजवान की। अमरदीप भी टाइल्स लगाने का काम करता था और करीब 2 साल से अब वो अमित के कांटेक्ट में आया। तो कई ऐसे जगह पे दोनों ने घर में एक साथ टाइल्स लगाए, एक साथ काम किया। तो अब अमित और अमरदीप की दोस्ती हो गई। एक ही पेशा के लोग थे। जब दोस्ती हुई तो अब कई बार अमरदीप अमित के घर आने लगा। 2024 से जब वो घर आने लगा तब उसकी नज़र रविता पर पड़ी, जो अमित की वाइफ थी। उसको रविता अच्छी लगने लगी। इधर रविता की कहानी ये थी कि सोशल मीडिया की हवा रविता को भी लगी हुई थी। बाकायदा इंस्टाग्राम पे उसका अपना प्रोफाइल, अपना अकाउंट था। अराउंड 41 फॉलोअर्स भी हैं उसके, वीडियो भी डालती है। तो वो सोशल मीडिया पे भी थी, तो थोड़ा शहर के माहौल और बाकी चीज़ें गांव तक तो पहुंच ही रही हैं। तो अब रविता और अमरदीप दोनों चुपचाप तरीके से एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और प्यार करने लगते हैं। अब चूंकि बच्चे तीनों छोटे थे, शादी को 8 साल हुए, तो बच्चों की उम्र 5 से 6 साल और 4 साल ऐसी है। तो बीच बीच में अमरदीप जब अमित नहीं होता तो रविता के घर पर आने लगता। लेकिन छोटी जगहों पे ऐसी बातें छुपती नहीं हैं गाँव में। तो पड़ोसियों ने देखा, अमित के भाइयों ने देखा कि ये अमरदीप अक्सर घर आता है और तब आता है जब अमित होता नहीं है। ये बात अमित के कानों तक पहुँची। अमित ने रविता को डांटा। फिर एक दिन उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल पे भी बात होती थी, बात पकड़ी गई। तो उसने बहुत डांटा, समझाया, लेकिन कहाँ ये लोग मानने वाले। तो अब धीरे धीरे ये हुआ कि जब भी उसे लगता कि कभी रविता अमरदीप से बात कर रही है, वो उसे डांट डपट देता। इस बात को लेकर घर में झगड़ा होता है। फिर उसका बाहर निकलना, उससे मिलना जुलना बंद करवा दिया। अब अंदर ही अंदर रविता परेशान रहने लगी। इसी दौरान में लास्ट 18 मार्च को मेरठ में यह खुलासा हो जाता है, मुस्कान और साहिल का। नीले ड्रम वाली कहानी पूरे देश में, और ये तो 35 किलोमीटर दूर, तो पड़ोस में ज़्यादा ही तेज़ी से असर होता है। सोशल मीडिया पे वैसे ही एक्टिव, इंस्टा पे अकाउंट होल्डर। इंस्टा पे उसने ये खूब सारे मीम रील्स देखे नीले ड्रम की, और उसके साथ ही उसने कहानी सुन ली मुस्कान साहिल की और मुस्कान के पति सौरभ की, कि कैसे कत्ल किया, कैसे लाश को ठिकाने लगाया। अब जब ये देखा तो उसके बाद ये अप्रैल का फर्स्ट वीक में एक रोज़ रविता अमरदीप से मिलती है और कहती है कि देखो, हम दोनों को अगर मिलना है तो मेरे पति को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वो बहुत टोकता है, हमारे बीच में आ रहा है, अब मैं परेशान हो गई। अमरदीप भी कहता है ठीक है। अब वो दोनों प्लान करने लगते हैं कैसे मारे। शर्त ये थी कि मौत एक हादसा लगे, कत्ल ना लगे। कई पहलू से सोचा, फिर यह तय हुआ कि सांप से डसवाया जाए। बात फाइनल हो गई। उन इलाकों में इधर सांप भी काफ़ी मिलते हैं, तो ये हुआ कि सांप से डसेगा तो किसी को शक भी नहीं होगा। तो अब अमरदीप के जिम्मे यह था कि वो एक जहरीला सांप खरीदे। उसने 1000 रुपये का एक सांप खरीदा। 1 हफ्ता पहले की बात है। अब सांप भी उनके पास, जहर भी उनके पास,
बस इंतज़ार मौके का। इसी बीच होता यह कि 12 अप्रैल को अचानक अमित अपनी पत्नी रविता और तीनों बच्चों को लेकर कहता है कि चलो मंदिर चलते हैं दर्शन के लिए, शहर से बाहर। सुबह सुबह ये लोग निकले, वहाँ मंदिर में दर्शन किया। अब शाम को लौट रहे हैं। शाम को लौटते हुए तो के पति पत्नी काफ़ी देर तक साथ थे। फिर अमरदीप का किस्सा शुरू हुआ और अमित अपनी पत्नी को डांटने लगा। रविता को आया बहुत तेज़ गुस्सा। उसने रास्ते में मौका देखकर फ़ोन मिलाया अमरदीप को। उसने कहा, देखो अब बहुत हो गया, तुम सांप भी ले आए हो, आज ही रात ये काम करते हैं। क्योंकि आज ये भी है कि पूरा पति पत्नी परिवार सब खुशी खुशी दर्शन के लिए गए हैं, तो कोई लड़ाई दुश्मनी भी नहीं है। अमरदीप ने कहा ठीक है। इसके बाद ये लोग शाम को घर पहुंचते हैं। अमित खाना वाना खाकर रात 9 बजे सोने चला जाता है चारपाई पर। बच्चे भी सो गए। रात के करीब 9:30 बजे 9:30 बजे रविता ने अमरदीप को फ़ोन किया। बोला सब सो चुके हैं, तुम घर आ जाओ सांप को लेकर। अब अमरदीप थैले में उस सांप को लेकर घर पहुंचता है। इनका इरादा ये था कि उस सांप को सोए हुए अमित पर छोड़ दिया जाए और ऊपर से कंबल ढक दिया जाए ताकि वो निकले नहीं। लेकिन तभी रविता को डर लगा। उसने कहा कि ये सांप है, अब पता नहीं कहीं इधर उधर भागने लगे, घर में बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को ना डस ले, मुझे ना डस ले, तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। और फिर ऐसा भी हो कि उस अमित को डसे और उसको कुछ हो ना, तो क्या करेंगे। तो फिर ये हुआ कि क्या करें। तो रविता आइडिया देती है अमरदीप को, एक काम करते हैं, पहले इसको गला घोंट कर मार देते हैं। मारने के बाद इस सांप को इसके नीचे थैले को खोल के छोड़ देना, ऊपर से कंबल ढक देंगे, सांप कहीं भागेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो डसेगा ही, और सुबह सबको यही पता चलेगा सांप ने डसा है। अमरदीप को भी आइडिया जचता है। इसके बाद रात को ही रविता अपने पति के दोनों हाथ पकड़ती है। अमरदीप उसका गला दबाता है और थोड़ी देर में अमित की मौत हो जाती है। जब अमित की मौत हो गई और उनको यकीन हो गया, तो इसके बाद वो एक कंबल लेकर आते हैं। सोचिए भी अप्रैल का महीना और ये 12 अप्रैल की रात की बात बता रहा हूँ। पूरे नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में भी से जून वाला पारा शुरू हो चुका है, गर्मी, और उस घर में न एसी न कूलर, कौन कंबल ओढ़कर सोता है। लेकिन यहाँ सांप को अंदर रखना था, इसलिए कंबल ओढ़ा रहे थे, क्योंकि चादर से कंबल, चादर हल्की है तो चादर से हटाकर सांप भाग सकता था। तब उसके बाद ये सब करने के बाद सांप के थैले का मुंह ज़रा सा खोलता है और उस थैले के मुंह को अमित के कमर के नीचे डाल देता है और फ़ौरन उसके ऊपर कंबल को चारों तरफ से पैक कर देता है। इसके बाद अमरदीप अपने घर के लिए निकल जाता है। अब सुबह होती है। सुबह रविता अमित को उठाने का नाटक करती है। जब वो नहीं उठता तो फिर वो शोर मचाती है। अमित का भाई आता है, कंबल हटाता है। कंबल हटाता है तो सामने सांप, सब डर कर पीछे हट जाते हैं। उसी वक्त लोगों ने वीडियो बनाया, जो ये उसी वक्त की तस्वीर है। तो अब सांप बराबर में और अमित लेटा हुआ, फिर देखा जाता है कि वो तो मर चुका। पूरे घर में मातम पसर जाता है। कुछ लोग पुलिस को खबर देते हैं, फिर पुलिस आती है। लाश को फिर अस्पताल मुर्दाघर भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। अब चूंकि इतने विटनेस थे जिन्होंने सांप देखा, तो पूरे गांव में यही था कि सांप के डसने से मौत हुई। अब गिनती भी लोगों ने कर ली कि इतने इतने जगह पर निशान है काटने के। इधर रविता खुश कि प्लान काम कर गया, लेकिन 3 दिन तक की खुशी थी ये, क्योंकि 13 को पोस्टमार्टम हुआ और 16 तारीख को रिपोर्ट आई। और रिपोर्ट में ये था कि मौत गला घोटने से हुई है, क्योंकि गला घोटने के बाद इन्होंने सांप छोड़ा। तो अब सांप काट भी लेता तो फिर एक मुर्दा जिस्म पर जहर का असर होता नहीं। और मौत क्यों हुई, कॉज ऑफ डेथ क्या है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट वैसे ही बता देती। तो ना रविता को ये बात पता थी, ना अमरदीप को ये बात पता थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कॉज ऑफ डेथ या एंटीमार्टम पोस्टमार्टम क्या होता है, और इस चक्कर में पकड़े गए। तो एक और पत्नी के हाथों एक और पति का कत्ल हो गया, और अब वही पत्नी अपने प्रेमी के साथ फिर जेल में है। पता नहीं इन कहानियों से कई लोग इस तरह के क्राइम करते तो हैं, लेकिन आखिरी वाला वो शायद जो मैसेज है वो ध्यान से नहीं सुनते कि बेशक आप क्राइम कर लो, मार दो, पर सारे ही पकड़े जा रहे हैं तो तुम भी पकड़े जाओगे। तो काश वहीं पे संभल जाते। लेकिन जब अकल पे पर्दा पड़ा हो तो आदमी क्या करे। और वैसे भी इश्क अंधा होता है, तो उस
एक तो अकल पे पर्दा, ऊपर से इश्क अंधा, तो फिर क्राइम हो ही जाता है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज देविंदर सिंह इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे देविंदर सिंह जी। और ये भेजा है कला देवी जी ने। साथ ही रजत शर्मा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रजत जी। सूरज पंजाबी इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे सूरज साहब। और ये भेजा मंजू ने है। इसके अलावा सुहानी मिश्रा इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुहानी। और ये भेजा है सुप्रिया जोशी और उपेंद्र जोशी जी ने। अमित जैन इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमित जैन, भेजा साक्षी ने है। मोहम्मद अजमल इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अजमल, भेजा नूरुल इस्लाम में है। दीक्षा सिंह इनका भी जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे दीक्षा, और भेजा विजेंद्र सिंह ने है। इसके अलावा निनाद चैतन्य तायवाड़ इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे निनाद चैतन्य साहब। इसी के साथ कहानी में आज इतने ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।